हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आज ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो गजट जारी कर दिया है, तो इसके बारे में जानेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और ये एनपीएस से कैसे भिन्न है। जैसे पहले जो भी एम्प्लॉय थे 2004 के बाद जो भी लगे थे तो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते थे, तो अब 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस लागू कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये एनपीएस से कैसे अलग है, और गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप एनपीएस ले सकते हैं, यूपीएस ले सकते हैं। फॉर्म भरवा जाएगा तो जो भी आपको पसंद होगा तो आप ले लीजिएगा। तो लेकिन आपको एनपीएस के बारे में तो पता है, लेकिन यूपीएस के बारे में नहीं पता है, तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा है। तो इसीलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में सारी बातें डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज नई दिल्ली में 24 जनवरी 2005 को वित्त मंत्रालय ने जारी किया है यह गजट, ठीक है ना। तो चलिए, जो इंग्लिश में इसका है नोटिफिकेशन वो वाला मैं दिखाता हूँ। इसी के नीचे इंग्लिश में दिया है, तो वहाँ से मैं आपको बताऊँगा, हिंदी में एक्सप्लेन करते चलूँगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही दिया हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक ना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसने डिसाइड कर लिया है, लागू करेगा। और इसमें है कि द यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी एप्लीकेबल टू सच गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर कवर्ड अंडर एनपीएस। यानी जो 2004 के बाद से जो एनपीएस में है उन्हीं पर यह लागू होगा। जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत थे तो उनको तो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से मिलेगा, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसके लिए योग्य है, ठीक है ना। तो यहाँ दिया है कि एश्योर्ड पे आउट, यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलता था कि रिटायरमेंट के बाद आपको एश्योर्ड पेंशन मिलता था, तो इसमें भी एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। शैल बी अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग केसेस नेमली, यानी इन चारों केस में जो बताया इसमें उसमें ही आपको मिल पाएगा, ठीक ना। तो इन केस ऑफ एम्प्लॉय सुपर इन्वेटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर इन्वेशन, यानी आपका जैसे कि 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस हो जाता है, उसके बाद अगर आपका सुपर इन्वेशन होता है तभी आपको मिलेगा। 10 साल से अगर कम सर्विस में सुपर इन्वेशन होता है तब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कम से कम 10 साल का आपका सर्विस होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि अगर इस केस के आपके कारण सुपर इन्वेशन होता है 10 साल के बाद तो आपको मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायरिंग एन एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजन ऑफ FR 56G। FR 56G के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट आपको खुद से रिटायरमेंट कर रही है तो उस केस में भी आपको मिलेगा। तो FR 56G क्या होता है, इसमें मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका कुछ एज है, तो उस एज के बाद आपको रिटायरमेंट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो अगर FR 56G के अंतर्गत रिटायरमेंट कैसे होता है इसके बारे में कुछ जानना है तो मेरा चैनल पर वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब अगला है कि तो इस केस में भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना। गवर्नमेंट खुद कर रही है FR 56G के अंतर्गत तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो पेनाल्टी तो यहाँ पर यह है कि विच इज नोट ए पेनाल्टी, तो 56G के अंतर्गत करता है तो पेनाल्टी नहीं होता, ठीक ना। तो इस केस में आपको मिलेगा। और तीसरा है कि इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड 25 ईयर, 25 ईयर सर्विस हो जाता है, उसके बाद आप खुद से रिटायरमेंट ले लेते हैं तब भी आपका हो जाता है, मिलेगा आपको। यानी 3 कारण से आपको मिलेगा। एक तो आप 25 ईयर सर्विस हो जाता है, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेते हैं। एक तो है कि आपका लेट से जॉब लगा और 10 साल ही आपका सर्विस हो पाया, तो 10 साल अगर हो जाता है तब भी आपको मिल जाएगा। और तीसरा केस ये है कि अगर गवर्नमेंट आपको 56G के अंतर्गत रिटायरमेंट करती है, तो इन 3 केस में, ठीक है ना, तो इन 3 केस में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना, एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और अगला ही यहाँ लिखा है कि एश्योर्ड पे आउट शैल नोट बी अवेलेबल इन केस ऑफ रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रिजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय इन केस सच केस द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन शैल नोट अप्लाई। यानी अगर आप सर्विस से रिमूवल कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन स्टेटेड इन द नोटिफिकेशन एश्योर्ड पे आउट जो है आपको पेंशन अंडर द स्कीम शैल बी एज फॉलो नेमली। द रेट ऑफ फुल एश्योर्ड पे आउट, जो आपको जब रिटायरमेंट होगा तो उसमें आपको मिलेगा 50% ऑफ 12 मंथली एवरेज बेसिक पे, यानी लास्ट जो बेसिक 12 मंथ है उसका सैलरी मिलेगा बेसिक। तो उसका क्या कर लिया जाएगा, एवरेज निकाल लिया जाएगा। और जो भी एवरेज आएगा तो मतलब 12 मंथ का जो सैलरी करके आप 12 से डिवाइड करो तो 1 मंथ का आ जाएगा, तो जितना भी आएगा उसका 50% आपको मिलेगा ना।
फुल एश्योर्ड पे आउट इज पेएबल आफ्टर ए मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस हो जाता है, उसके बाद ही आपको ये 50% मिलेगा, ठीक है ना, नहीं तो उससे पहले नहीं मिलेगा। हाँ 10 ईयर में मिल जाता है, लेकिन आपका अगर सर्विस पूरा हो गया, आपका एज 60 हो गया, तब तो आपको रिटायरमेंट होना ही है, तब तो 10 साल में भी मिल जाएगा, लेकिन ना बाकी नॉर्मल केस में आपको 25 ईयर कम से कम होना चाहिए। इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस, अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस कम है तो प्रोपोर्शनेट पे आउट वुड बी एडमिसिबल, उसका प्रोपोर्शनल में आपको दिया जाएगा अनुपात के हिसाब से ना। ए मिनिमम ग्रांटेड पे आउट ऑफ Rs 10,000 पर मंथ शैल बी इश्यूड इन सच केस सुपरएनुएशन इज आफ्टर 10 ईयर्स और मोर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। अगर आपका कम से कम 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस हो गया है तो उसके बाद आपका सुपर इन्वेशन होता है, तो कम से कम 10,000 पर मंथ तो आपको मिलेगा, इतना गवर्नमेंट ने श्योर कर दिया है। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं 25 ईयर के बाद, ठीक है ना, खुद से अपनी इच्छा से ले लेते हैं रिटायरमेंट, तो इश्योर्ड पे आउट विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच एम्प्लॉय वुड बी सुपर इन्वेटेड। तो जिस दिन से आप सुपर इन्वेट हो गए, जिस दिन आपने रिटायरमेंट लिया, उसी दिन से आपका जो इश्योर्ड पे आउट जो है 50% मिलेगा बेसिक का, तो आपका मिलना चालू लगेगा, ठीक ना। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पे आउट होल्डर, जो पेंशनधारी है उसका अगर डेथ हो जाता है आफ्टर सुपर इन्वेशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद, फैमिली पे आउट 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर। तो उस केस में क्या मिलेगा कि आपको जो मिल रहा था, जैसे आपका मैंने रिटायरमेंट हुआ तो उसमें आपका 60,000 बेसिक था, तो आपको पेंशन मिलेगा 30,000, और जब आपका डेथ हो जाएगा तो आपको फैमिली को पेंशन मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा, तो 30,000 है उसका 60% ना, तो उसका 60% 18,000 होगा तो वो मिलेगा। एडमिशन बिफोर हिज डिसमिस डिमाइज मतलब डेथ विल बी एश्योर्ड टू द लीगली वेडेड स्पाउज। तो ये किसको आपको मिलेगा, तो आपका जो स्पाउज है, पत्नी है या पति है, उनको मिलेगा। साथ साथ डियरनेस रिलीफ विल बी अवेलेबल ऑन द एश्योर्ड पे आउट, और साथ साथ जो बेसिक तो मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा, जैसे आपने रिटायरमेंट होगा तो उसमें आधा 50% और प्लस बेसिक मिलेगा। उसी तरह से जो आपका स्पाउस है उसको भी जो आपको मिल रहा था उसका 60% प्लस आपका डियरनेस अलाउंस, जो अभी डीए मिलता है जब जॉब करते हैं, रिटायरमेंट के बाद डियरनेस अलाउंस हो जाता है, डियरनेस रिलीफ हो जाता है, तो डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, जो कि डीए के बराबर ही होता है ना। ये भी अवेलेबल ऑन द एश्योर्ड पे आउट एंड फैमिली पे आउट एज द केस में भी, यानी आपका एश्योर्ड पे आउट पर भी मिलेगा और फैमिली पे आउट पर भी मिलेगा। द डियरनेस रिलीफ विल बी वर्कड आउट ऑन द सेम मैनर एज डियरनेस अलाउंस, जैसा मिलता था। ये लमसम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपर इन्वेशन, और जब रिटायरमेंट होगा उस समय एक लमसम पेमेंट भी मिलेगा एट द रेट ऑफ 10% मंथली एनरोलमेंट, यानी जब आप रिटायरमेंट हो गए तो एक तो पेंशन मिलेगा, उसके साथ और क्या मिलेगा, तो एक 10% मंथली एनरोलमेंट बेसिक प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो मान लीजिए आपका जब रिटायरमेंट हो रहा था उसमें आपका 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस था, तो 6 मंथ कितने हो जाएंगे, 6 मंथ करके, तो 26 दूना 52 मंथ हो जाएंगे। तो एक मंथ का अगर मान लेते 52 हो जाएगा ना, 26 मतलब 6 मंथ वाला, तो 26 दूना 52 हो जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि आपका एक मंथ का सैलरी 17,000 था, मतलब बेसिक एंड डीए दोनों मिला के, बेसिक एंड डीए की बात कर रहा हूँ, तो 17,000 का 10% 7,000 हो जाएगा ना, तो 7,000 गुने 52 कर दो, ठीक है ना। तो अगर 50 मान लेते हैं तो 50 गुने 7, तो 5 से 50 गुने 7 कर लो, तो जितना भी आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन, जैसे कि आप मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर 52 कर देते हैं गुने 7,000, ठीक है ना, तो 7,000 3 जीरो तो आ ही जाएगा, और 7 दूना 14, और 7 पचे 35 1 36, तो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक ना। तो 3,64,000 एक तरह से आपको मिलेगा, ठीक ना। तो मतलब 3-4 लाख ही, मतलब उस रिटायरमेंट के समय आपको इससे कम, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन एक पेंशन फिक्स हो जाएगा, वो सही रहेगा, ठीक ना। तो अब जो आपको रिटायरमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ये कर रही है, तो उसके लिए फंड कहाँ से जुटाएगी, ठीक है ना, तो उसका भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने पहले ही कर दिया है कि द कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल कंप्राइज ऑफ 2 फंड्स नेमली, तो इसके लिए 2 फंड इकट्ठा किया जाएगा ना रिटायरमेंट में आपको पेंशन देने के लिए। एन इंडिविजुअल कॉर्पस विथ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें एक इंडिविजुअल कॉर्पस तैयार किया जाएगा और एक पूल कॉर्पस। तो जो इंडिविजुअल कॉर्पस रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका खुद का सैलरी है, उसके बेसिक एंड डीए का 10% आपसे काटा जाएगा, और उतना ही गवर्नमेंट भी आपके अकाउंट में जमा करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ दिया हुआ है कि एन इंडिविजुअल कॉर्पस विथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, और उतना ही बराबर में सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगा। उसके साथ एक और कॉर्पस तैयार किया जाएगा, एक पूल कॉर्पस विथ एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। एक पूल तैयार किया जाएगा, पूल कॉर्पस, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग से पैसा देगी। तो जो आपका जो है इंडिविजुअल कॉर्पस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय विल बी 10%। इसमें आपका सैलरी से बेसिक एंड डीए का 10% कट जाएगा। द मैचिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल आल्सो बी 10%। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें 10% जमा करेगा। जो कॉर्पस ये है, ठीक ना, जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें 10% गवर्नमेंट देगी और 10% आपका कटेगा। उसके साथ साथ जो पूल कॉर्पस है उसके बारे में बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटेड 8.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए, यानी बेसिक एंड डीए का 8.5%, मतलब 8.5 मतलब 8.5% वो और जमा करेगी, जो कि पूल कॉर्पस में ना, ऑफ एम्प्लॉय हु हैव चूजन द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जो जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम चीज किया है तो उसके पूल कॉर्पस में भी 8.5% जमा करेगी। अब ये सब पैसा जमा हो जाएगा और यही पैसा आपको जब उसमें हो जाएगा तो उसमें बहुत ही बड़ी अमाउंट हो जाएगी और उससे आपको पेंशन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एस्टिमेट, ये तो देख लिया आपने। द एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर इंडिविजुअल कॉर्पस। जो इंडिविजुअल कॉर्पस है जिसमें 10% आपका 10% गवर्नमेंट का लगता था, उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है आप खुद चॉइस कर सकते हैं। और अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जैसा डिफॉल्ट रहेगा उसमें कर देगी, ठीक है। लेकिन जो पूल कॉर्पस है जिसमें 8.5% गवर्नमेंट देगी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी, उसमें आपका कोई डिसीजन नहीं होगा। ए डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में बी डिफाइंड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर आपने चूज नहीं किया था, ठीक ना। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द पूल कॉर्पस बिल्ड थ्रू द एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल सोली रेस्ट विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय हु हैव रिटायर्ड बिफोर द डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड हु ऑप्ट फॉर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। जैसे कहने कि आपने चूज कर लिया है, लेकिन जब इसे ऑपरेट होना, जैसे अभी तो गजेट हो गया लेकिन कब से लागू होगा, तो जब से ऑपरेशनल हो जाएगा उससे पहले ही आपका कुछ सुपर इन्वेशन हो जाता है, ठीक ना। तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो भी आपके लिए बेटर रहेगा वो करेगी, ठीक है ना। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बताया गया है। तो ये वाला थोड़ा एग्जांपल थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक ना। तो देख सकते हैं 15 पेज का है, तो हर चीज़ अभी बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, और बाकी चीज़ें जो है वो आपको बाद में बताऊँगा। अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो अभी जो बेसिक चीज़ें थी मैंने बता दी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को कल बनाऊँगा पूरा डिटेल में, और उसमें पूरा कलरफुल रहेगा, कलरफुल वीडियो रहेगा, पूरा एकदम हाईलाइटेड रहेगा, ठीक ना। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि पूरा डिटेल में बना पाए, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को भी शॉर्ट में बना रहा हूँ। पूरा बेसिक दे दिया, लेकिन कल पूरा डिटेल में बनेगा। बाकी चीज़ें हैं इसमें जो बताई गई है वो भी आपको चीज़ बताऊँगा कि जैसे ग्रेचुइटी वगैरह मिलेगी कि नहीं, ठीक है ना। ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। बाकी जो EL UL जो मिलता है इनका इसमें तो मिलेगा ही, और बाकी चीज़ें जो इसमें बताई गई है साइलेंट फीचर्स, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। थैंक यू।